हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक। आज की यह वीडियो मनोविज्ञान की पहली वीडियो है जिसमें आपको बॉटम टू टॉप मनोविज्ञान को पूरा अपडेट कराया जाएगा। जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनका सभी का एक ही सपना है अध्यापक या अध्यापिका बनना, तो क्यों ना उसकी तैयारी हम पूरी मेहनत से करें। आपको पूरे मनोविज्ञान के नोट्स तैयार करा दिए जाएंगे, एक एक टॉपिक को पिक्चर के साथ क्लियर कराया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक का है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से इस चैप्टर को एग्जाम में हैंडल करना है, इन सब की हम बात करेंगे। और लास्ट में इस चैप्टर से पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे कि आपसे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप सबसे पहले जो भी टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी हेडिंग डालिएगा। आपको अपने नोट्स में सबसे पहले हेडिंग डालनी है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। उसके बाद आपको सबसे पहले 3 पॉइंट नोट करने हैं। उससे पहले हम बता दें कि थॉर्नडाइक कौन है। तो आप सभी को पता है कि थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक है। उसके बाद पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि थॉर्नडाइक किस कंट्री के यानी किस देश के रहने वाले हैं या किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं। तो पहला आपका आंसर होगा कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, यानी कि थॉर्नडाइक हमारे अमेरिका के रहने वाले हैं, यानी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है यहाँ से कि हमारे जो थॉर्नडाइक हैं वो कौन से श्रेणी में आते हैं या किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक को पशु मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट नोट करिएगा। थर्ड पॉइंट आपका आता है कि थॉर्नडाइक ने प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है, यानी कि पृथक शैक्षिक के क्षेत्र में किसने कार्य किया था। तो आपका आंसर जाएगा थॉर्नडाइक, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पशुओं पर स्टडी किया था, उन्होंने पशुओं पर सबसे पहले अध्ययन किया था, प्रयोग किया था। और थर्ड आपका पूछा जाता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है। थॉर्नडाइक है। तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जानवर पे या पशुओं पर प्रयोग किया था, अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं। तो यहाँ से आपके 3 पॉइंट क्लियर हो गए। यहाँ से आप नेक्स्ट अपने नोट्स में हेडिंग डालिएगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट आपका है थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं इस पॉइंट से। पहला देखेंगे कि पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान के प्रतिपादन यानी जनक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के जनक हैं थॉर्नडाइक। सेकेंड आपका बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का थॉर्नडाइक ने प्रतिपादन कब किया, किस वर्ष किया। तो इन्होंने 1913 में किया था। 1913 में प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में प्रतिपादन किया था। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक में ही बताया था, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था प्रयास एवं त्रुटि का। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन बनता है कि प्रथम शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो आपका आंसर जाएगा थॉर्नडाइक के साथ। तो यहाँ पे आपके 3 टाइप के क्वेश्चन तैयार हो गए। एक पुस्तक हो गई आपकी, उसके बाद आपका वर्ष हो गया 1913 में उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में दिया था। और प्रथम शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? थॉर्नडाइक थे। क्यों थे? क्योंकि आपको अभी हमने बताया थॉर्नडाइक ने ही पहली बार किसी एनिमल, किसी पशु पर प्रयोग किया था, अध्ययन किया था। और आपका एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एनिमल इंटेलिजेंस एक पुस्तक का नाम है। तो एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के भी जनक कौन थे? थॉर्नडाइक थे, क्योंकि इन्होंने एनिमल पे प्रयोग किया था, अध्ययन किया था और उसी पे इन्होंने अपनी बुक भी अपनी प्रतिपादित की थी। तो उस बुक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। सेकेंड आपका पॉइंट है जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है, यानी कि त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत को ही थॉर्नडाइक के थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है, यानी अधिगम के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपके 4 टाइप के क्वेश्चन तैयार हो गए। तो आप अपने नोट्स पे पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिएगा साथ में। नेक्स्ट अब कवर करेंगे हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम। कभी कभी क्या होता है, आप प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संयोजनवाद सिद्धांत के जनक कौन है या संबंधवाद के सिद्धांत के जनक कौन है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो त्रुटि और प्रयास पढ़ा था, प्रयत्न और भूल पढ़ा था, लेकिन संबंधवाद कौन सा सिद्धांत है या संयोजनवाद कौन सा सिद्धांत है। तो उससे ही पहले हम चीज़ों को पहले से ही कवर कर लें। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम। तो यहाँ पे पहला जो नाम है वह है
प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यानी कि चीज़ों को बार बार कोशिश करने से फिर भूल जाना, फिर उसको कोशिश करना, तो ये जो सिद्धांत कहलाता है वही हमारा प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहलाता है। सेकंड उसी नाम से जानेंगे, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और थर्ड हमारा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। और चार आपका है संयोजनवाद का सिद्धांत। और पांचवा है संबंधवाद का सिद्धांत। यहाँ पे आप नोट्स में 2 पॉइंट्स और नोट कर लीजिएगा। कभी कभी आपका आवृत्ति का सिद्धांत भी पूछ लेते हैं किसका है, तो याद रखिएगा आवृत्ति का सिद्धांत भी हमारा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ही होता है, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का अन्य नाम आवृत्ति का सिद्धांत भी होता है। और एसआर थ्योरी पूछ लेते हैं किसका सिद्धांत है, यानी कि एसआर थ्योरी या एसआर बॉन्ड किसका है, तो वो भी हमारे थॉर्नडाइक के ही नियम को कहते हैं, क्योंकि एस मतलब होता है स्टिमुलस और आर का होता है रिस्पॉन्स। इसको अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप नाम याद रखिएगा। पहला हो गया आपका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, सेकंड होगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तीसरा हो गया आपका उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, फोर्थ हो गया आपका संयोजनवाद का सिद्धांत, फिफ्थ हो गया आपका संबंधवाद का सिद्धांत, और आपका सिक्स हो गया आवृत्ति का सिद्धांत, और आपका 7 हो गया एसआर थ्योरी। तो ये आपके 7 नाम हैं जिन्हें आप थॉर्नडाइक के नियम के नाम से जानेंगे। तो आपको सभी नाम याद रख के जाना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि आपसे किसी भी नाम से आपको पूछ लेंगे, और आपको आता हुआ भी इजी क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको अन्य नाम नहीं पता होगा तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे कि किसका सिद्धांत था, इसमें क्या था। तो इसलिए आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करिए। आगे देखेंगे हमारे नोट्स में क्या लिखना है, थॉर्नडाइक के नियम। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चंस बनते हैं वो है थॉर्नडाइक के नियम। तो यहाँ पे आपको बता दें कि थॉर्नडाइक के नियम आपसे पूछा जाए तो कितने हैं। थॉर्नडाइक के 2 नियम हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में 2 नियम बताए हैं अधिगम के। पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौड़ नियम। तो यहाँ पे आपसे 2 तरह के प्रश्न बनते हैं कि थॉर्नडाइक के कौन कौन से नियम है। तो सबसे पहले आपको बताना है 2 नियम है। उसके बाद पूछता है 2 नियम कौन कौन से हैं, तो एक मुख्य नियम हो जाता है, गौड़ नियम हो जाता है। तो आपसे कभी कभी पूछता है गौड़ नियम कितने हैं या मुख्य नियम कितने हैं, तो आपको बता दें कि हमारे जो मुख्य नियम है वो 3 होते हैं, गौड़ नियम 5 होते हैं। आप एग्जाम में कंफ्यूज ना होइएगा कि 5 या 3 में, क्योंकि जो मुख्य नियम है वो हमारे 3 हैं और गौड़ हमारे 5 हैं। तो यहाँ पे आपको गौड़ नियम और मुख्य नियम दोनों को पढ़ने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें मुख्य नियम, तो उनके मुख्य नियम 3 हैं। उसके बाद किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं ये पहले बता दें। कभी कभी आपके जो 3 मुख्य नियम है उसमें आपके 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और बोला जाता है इनमें से कौन सा मुख्य नियम नहीं है, या आपको दे दिया जाता है 4 ऑप्शन और पूछा जाता है कि कौन सा मुख्य नियम है, या आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से मुख्य नियम है और सभी ऑप्शन आ जाता है चौथा। और आपका चौथा पूछा जाता है ऐसे ही गौड़ नियम से कि कौन सा गौड़ नियम नहीं है या कौन सा गौड़ नियम है। तो याद याद रखिएगा, आपको जब नियम पता होंगे, आपको अंतर पता होगा, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि हमारे मुख्य नियम 3 थे, गौड़ नियम 5 थे। तो सबसे पहले हमने देखा मुख्य नियम। तो मुख्य नियम को हम पढ़ते चलेंगे, आपको इंग्लिश में भी बताते जाएंगे और आपको रिलेट करके भी बता देंगे ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहला है आपका अभ्यास का नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो आपको किसी भी चीज को याद रखने के लिए, मान लीजिए आप थॉर्नडाइक के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ लिया, आपको 2 दिन बाद पूछेंगे तो आपको याद रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद, 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद आपको पूछेंगे तो आप भूल जाएंगे। आपको याद तो रहेगा लेकिन आपको उस तरह से याद नहीं रहेगा जैसे अभी 2 दिन आपको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया। जब चीज़ों की आप अभ्यास करेंगे, रोज रोज उसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो वह आपकी चीज़ें रिकॉल होंगी, आपकी चीज़ें रिपीट होंगी, तो आपको और बेहतर और लंबे समय तक याद रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अभ्यास का नियम। सेकंड नियम क्या है आपका, तत्परता का नियम। तो तत्परता के नियम को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रीडनेस। तो लॉ ऑफ रीडनेस का आपको अगर रिलेट करके बताएं, जैसे आप किस चीज के लिए तत्परता है, आपका एग्जाम है सीटेट का, मान लीजिए आपका दिसंबर में एग्जाम होगा, या यूपी टेट का आपका 2023 में एग्जाम होगा, लेकिन आपको नहीं पता है कब होगा, लेकिन आपको पता है आप उस चीज के लिए लगन से पढ़ रहे हैं, तत्परता से पढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं, अपनी प्रैक्टिस में कर रहे हैं, तो ये कहलाता है हमारा तत्परता यानी रेडीनेस। तो रेडीनेस को आप क्या करते हैं कि चीज़ों को आप तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। तो यही हमारा तत्परता का नियम हो जाता है। और लास्ट आता है प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम होता है 2 टाइप का, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आपने अच्छे से अभ्यास किया है, तत्परता के साथ चीज़ों को किया है लक्ष्य के लिए, तो अगर आप
लीजिए आपने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया और आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए और आपके पेरेंट्स ने आपको साइकिल लेकर दी, तो ये क्या हो गया आपके लिए पॉज़िटिव हो गया। तो ये आपके लिए पॉज़िटिव प्रभाव हो गया, तो आपको क्या लगा कि हग हाई स्कूल पास किया तो मुझे साइकिल मिल रही है, अगर हम इंटर पास कर लें तो हो सकता है हमें मोबाइल भी दे दें। तो इसी तरह क्या हो गया आपके ऊपर पॉज़िटिव प्रभाव पड़ गया यानी कि सकारात्मक ऊर्जा आ गई, आपका परिणाम कैसा रहा? पॉज़िटिव रहा। लेकिन अगर आप मान लीजिए इसी जगह आप हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स से पास ना होते तो कहीं न कहीं आपको डाँट पड़ती यानी कि आपका जो प्रभाव होता वो नेगेटिव हो जाता। नेगेटिव प्रभाव से क्या होता है आप और डिमोटिवेट हो जाते और जैसे-जैसे आप डिमोटिवेट होते आपके पढ़ाई में से और मन हटता जाता। इसीलिए इसका जो प्रभाव होता है वो 2 टाइप से पड़ता है, एक पॉज़िटिव और नेगेटिव से। अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो वो पॉज़िटिव हो जाएगा, अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या कवर किया मुख्य नियम, एक तत्परता हो गया, अभ्यास हो गया और आपका परिणाम हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं अपने गौड़ नियम पे। तो गौड़ नियम कितने टाइप के हैं? तो अभी हमने बताया कि गौड़ नियम 5 प्रकार के। तो एरो को देखिए आपका एरो ऐसे गया है। पहला आपका है बहुप्रतिक्रिया। गौड़ नियम में बस आपको नाम याद रखने हैं कि आपके कौन-कौन से गौड़ नियम हैं क्योंकि आपका डायरेक्ट पूछा जाता है कि गौड़ नियम कितने तरह के होते हैं? तो आपका पहला 5 तरह के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं आपको नाम पता होना चाहिए क्योंकि कभी पूछ लेता है कौन-सा है आपका गौड़ नियम, कौन-सा नहीं है। तो पहला हो गया आपका बहुप्रतिक्रिया। दूसरा हो गया आपका मनोवृत्ति, तीसरा हो गया आपका आंशिक क्रिया, चौथा हो गया आत्मीकरण और पाँचवा हो गया है साहचर्य। तो यहाँ पे कौन-कौन से हैं फिर से आप नोट करिएगा। पहला है बहुप्रतिक्रिया, दूसरा है मनोवृत्ति, तीसरा है आंशिक क्रिया, चौथा है आत्मीकरण, पाँचवा है साहचर्य। तो ये थे हमारे गौड़ नियम। आगे देखेंगे हमें कि आपका प्रयोग किस पे किया है, उसके प्रयोग को पूरा डिटेल में समझेंगे क्योंकि आपसे कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि बिल्ली पे प्रयोग किसने किया, मंदबुद्धि पे बच्चे पे प्रयोग किसने किया, या कुत्ते पे प्रयोग किसने किया या मनमानुष पे किसने प्रयोग किया। तो यहाँ पे बता दें कि थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था, आपसे पूछा जाए थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा उन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। और उन्होंने कैसी बिल्ली पे प्रयोग किया गया था? तो याद रखिएगा भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था और उन्होंने जो उद्दीपक के रूप में चीज़ें रखी थी, तो वो क्या थी? तो हमारा मृत मछली थी। तो मछली कैसी थी? मृत थी। तो याद रखिएगा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उन्होंने भूखी बिल्ली को मृत मछली से उन्होंने प्रयोग किया था। इस प्रयोग को भी अब आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पिक्चर में जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए मांस रखा हुआ है और यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ पे सिटकिनी है, उसके बाद बिल्ली है यहाँ पे और यहाँ पे आपका समस्या बॉक्स यानी कि एक बॉक्स में बंद कर दिया गया है और यहाँ पे उसके लिए एक उद्दीपक रख दिया गया है यानी कि आपकी मृत मछली रख दी गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपका एसआर थ्योरी अभी हमने ऊपर बताया था कि आपके त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांत को क्या कहते हैं? एसआर थ्योरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अनुक्रियाकर्ता होता है यानी कि अनुक्रियाकर्ता क्या है? जो कार्य करता है। अभी आप क्या हैं? अनुक्रियाकर्ता हैं। किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए कि अनुक्रियाकर्ता कौन है? तो आपको थॉर्नडाइक के सिद्धांत में अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स बताना है कि बिल्ली है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि उद्दीपन कौन है? यानी कि बिल्ली के लिए किस उद्दीपन को रखा गया था जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके यानी कि स्टिमुलस कौन था आपका? तो उन्होंने बताया था मृत मछली को रख के। तो इन्हीं को बिल्ली और मृत मछली के बीच में जो संबंध था उसी को कहते हैं एसआर बॉन्ड यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बॉन्ड यानी संबंधवाद आपका हो जाता है, संयोजनवाद हो जाता है। इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है संबंधवाद या संयोजनवाद क्योंकि जो ये होता है बिल्ली और मृत मछली के बीच में संबंध बताता है, एक बॉन्ड बताता है, तो इसको अन्य नाम से जानते हैं एसआर बॉन्ड या एसआर थ्योरी। आगे आपको नोट पॉइंट करना है कि प्रयोग क्या है, इन्होंने किस तरह से प्रयोग किया है बिल्ली पे, तो इनके प्रयोग को डिटेल में समझेंगे। कई बार बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है और अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त हो गया। तो पिक्चर में देखिए कि एक बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया और उसके सामने क्या रखा गया? उद्दीपन यानी कि एक मृत मछली को रख दिया गया और बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। जब कोई भूखा होगा तो क्या करेगा? उसके सामने खाना हो लेकिन खाने को पहुंच नहीं पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो कई प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, इधर उधर हाथ पैर पैर मारेगा कि कैसे भी मुझे खाना मिल जाए। जब उसने इधर क्रिया किया, अनुक्रिया किया यानी कि रिस्पॉन्स किया तो क्या किया? उसका अचानक उसका जो पैर था वो लीवर पर पड़ गया और उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो बिल्ली ने कोशिश नहीं की, उसको ये नहीं पता था कि ये लीवर है, इस पे पैर रखना है।
वो सिर्फ़ अपना रिस्पॉन्स कर रही थी, अपना स्टिमुलस यानी कि अपना उद्दीपन देख के, और जब उसका गलती से पैर लीवर पे पड़ गया तो पिंजड़ा खुल गया और उसने मछली को खा लिया। नेक्स्ट देखेंगे, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है तो अनुबंधन कहलाता है। अनुक्रिया यानी आपकी बिल्ली हो गई, उद्दीपन आपका मृत मछली हो गई। तो यहाँ पे जब अनुक्रिया बिल्ली ने अपने खाने को यानी कि मृत मछली उद्दीपन को प्राप्त कर लिया, तो यही हमारा जो संबंध होता है, जो हमारी सीख होती है, क्रिया होती है, उसी को अनुबंधन की क्रिया कहते हैं, या संयोजनवाद कहते हैं, या संबंधवाद कहते हैं, या एसार थ्योरी कहते हैं। तो आपको आई होप आपको प्रयोग समझ में आ गया होगा। उन्होंने क्या किया था, एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद किया, उनके सामने एक उद्दीपन यानी कि पिंजड़े के बाहर एक मृत मछली को रख दिया। बिल्ली भूखी थी तो वो मांस को पाने के लिए यानी कि मछली को खाने के लिए इधर उधर हाथ पैर को मारने लगी, प्रयास करने लगी। गलती से उसका हाथ जो था वो लीवर पे पड़ गया और उसका दरवाजा पिंजड़े का खुल गया। जब पिंजड़े का दरवाजा खुला तो उसने भोजन को खा लिया और उसकी भूख मिट गई। तो क्या हुआ, अनुक्रिया रिस्पॉन्स किसने किया, बिल्ली ने किया, और उसका उद्दीपन स्टिमुलस कौन था, मांस था। जब उसने खा लिया तो क्या हुआ, उसकी क्रिया यानी कि बॉन्ड कंप्लीट हो गया, एक क्रिया हो गई, एक संबंध हो गया। तो ये होगा हमारा आपका थॉर्नडाइक का प्रयोग यानी आपका प्रयास एवं त्रुटि का प्रयोग। नेक्स्ट आप देखेंगे इस टॉपिक से कि कक्षा में आपका प्रयोग क्यों होता है। कभी कभी आपका एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ाने का मतलब यानी इसके पीछे रीज़न क्या है। क्लास में बच्चों को क्यों बताया जाता है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ो, या त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत पढ़ो, या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत पढ़ो। तो आपको ये कहीं ना कहीं पेडागोजी का एक क्वेश्चन बन जाता है, कहीं ना कहीं आप एक का शिक्षा का क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कक्षा में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। उसके बाद इससे रिलेटेड आपने जितना भी टॉपिक पूरा कवर किया है तो उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आपका जो पहला पॉइंट है आपका कि कक्षा में क्यों प्रयास करते हैं, तो कक्षा में इसलिए उपयोग करते हैं इसका कि बच्चे से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। तो यहाँ जब बच्चा बार बार प्रयास करेगा यानी कि बच्चा जब बार बार कोशिश करेगा, तो यहाँ क्या करेगा, चीज़ों को कोशिश करता रहेगा तो एक समय आएगा जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। बिल्ली से आप रिलेट करके देखिए, जब बिल्ली ने बार बार प्रयास किया, सामने उसके खाना है लेकिन वो खाने तक पहुंच नहीं पा रही, लेकिन उसने प्रयास करना छोड़ा नहीं। जब वो बार बार प्रयास करती रही तो गलती से ही सही उसका पैर या पंजा जो था वो लीवर पे पड़ गया, और उसने क्या किया, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गई और उसकी भूख जो थी वो मिट गई। उसी तरह जब बच्चा बार बार प्रयास करेगा, चाहे वो कमज़ोर हो या वह सीखने में या अधिगम में कमज़ोर हो, जब वो बार बार प्रयास करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। तो इसीलिए कक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है कि बच्चा जब बार बार प्रयास करेगा तो उसके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा, एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये हो गया पहला। सेकंड होता है बच्चों को त्रुटि संभव हो जाती है। बच्चों को पता होता है कि जब चीज़ें हम बार बार प्रयास करेंगे तो हमसे गलती हो गई, हम चीज़ों को भूल भी जाएंगे, लेकिन फिर जब कोशिश करेंगे तो फिर से हम चीज़ों को अच्छा करेंगे। तो बच्चों को प्रयास और गलती और त्रुटि का भी पता चलता है कि जब कोई प्रयास करेंगे तो हमसे गलती भी होगी, चीज़ों को भूलेंगे भी, तो बच्चों को अफसोस नहीं होता, उनके ऊपर निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद बच्चा शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। यानी बच्चा जब बार बार प्रयास करता है, यानी उसको बोलने में प्रॉब्लम है या उसको कोई वर्ड बोलने में प्रॉब्लम आ रही है या किसी चीज़ का उच्चारण में उसको दिक्कत है, तो वह जब बार बार प्रयास करेगा, गलती करेगा या भूल जाएगा तो क्या करेगा, एक समय आएगा जब उसका वह शुद्ध उच्चारण करने लगेगा। तो ये था हमारा कक्षा में प्रयोग। उसके बाद आपका पूछा जाता है कि बच्चा धीमी गति से किस सिद्धांत में सीखता है। तो आपको बता दें कि बच्चा धीमी गति से सीखता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। अब आपका क्वेश्चन होगा क्यों, बच्चा धीमी गति से क्यों सीखता है, आपको तो तेज गति से सीखना चाहिए कि बच्चे ने प्रयास किया उसके बाद उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आपने जो अन्य नाम पढ़े थे उसमें आपने क्या पढ़ा था, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बच्चा जब प्रयास करेगा, त्रुटि करेगा तो उसको समय लगेगा, फिर प्रयास करेगा, फिर त्रुटि करेगा, फिर उसके बाद कोशिश करेगा, फिर भूल जाएगा।
तो इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने में कहीं न कहीं टाइम लगेगा बच्चे को, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ेगा, लेकिन प्रयास, प्रयत्न एवं त्रुटि करता रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो धीमी गति से बच्चा सीखता वो किस सिद्धांत में सीखता है, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में सीखता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि कक्षा में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों कहा जाता है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ाना चाहिए, क्यों बच्चे का प्रभाव पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट यहाँ से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि आपने कैसे इसको समझा है, आपके कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपको कम समय में पिक्चर से ही आपका पूरा टॉपिक कवर करवा दिया गया है। इससे ज़्यादा आपका थॉर्नडाइक का आपका टॉपिक नहीं है। बाकी अगर आपके अन्य टॉपिक में आपके थॉर्नडाइक आते हैं तो उस टॉपिक को जब हम कवर करेंगे तो उसमें हम थॉर्नडाइक को भी पढ़ लेंगे। तो अभी आपका जो अधिगम के सिद्धांत में थॉर्नडाइक का टॉपिक था उससे आपका सिर्फ उनका प्रयोग, उनके अन्य नाम, उनका कक्षा में प्रयोग, यही सब आपका टॉपिक था। तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो अभी हमने पढ़ा कि थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक का नाम शिक्षा मनोविज्ञान इंटेलिजेंस एनिमल इंटेलिजेंस था। तो ये सब हम पूरा डिटेल में कवर कर चुके हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपका था कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए, यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मुख्य नियम पूछा है। तो अभी हमने बताया मुख्य नियम 3 होते हैं। कौन-कौन से? एक होता है आपका अभ्यास का नियम, दूसरा कौन-सा होता है आपका तत्परता का नियम, उसके बाद लास्ट क्या आता है आपका प्रभाव का नियम। ये कौन से हो गए आपके मुख्य नियम हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया है, कुत्ते का, बिल्ली पर या घोड़े पर या केवल चूहे पर। तो कुत्ते पर, चूहे पर भी जिसने किया उस सब मनोवैज्ञानिक को भी हम एक-एक करके हर दिन कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक ने जिस जानवर पर प्रयोग किया है वह हमारा बिल्ली पर किया, तो यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कौन सा सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पे बुद्धि से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन ले लिया है, लेकिन थॉर्नडाइक का जब हम बुद्धि का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे थॉर्नडाइक को कवर कर लेंगे, उन्होंने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है, बुद्धि को कैसे बताया है। तो यहाँ पे अधिगम का था, इससे जितना अधिगम से रिलेटेड था उसको कवर किया है। जब बुद्धि के चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी थॉर्नडाइक को कवर कर लेंगे, लेकिन आप एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कौन सा सिद्धांत दिया है, समूह का सिद्धांत या त्रिकारक का सिद्धांत, वह विकासात्मक का सिद्धांत या बहुकारक का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कहा है बहुकारक का सिद्धांत। उन्होंने कहा है कि बुद्धि एक तरह की नहीं होती, दो तरह की नहीं होती, नहीं तीन तरह की होती। बुद्धि जो होती बहुत तरीके की होती, हर बच्चे की अलग अलग बुद्धि होती है। इसीलिए उन्होंने कहा है बुद्धि बहुकारक होती है, यानी बहुकारक का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक का है। गेस्टाल्टवाद का, क्लासिक थ्योरी का या मनोविश्लेषणवाद का या प्रत्यय एवं भूल का। तो यहाँ पे जो आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत है या प्रत्यय एवं भूल यानी प्रयास एवं त्रुटि का है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है, यानी कि जनक कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले एनिमल पर प्रयोग किया था, अध्ययन किया था। तो हमारे थॉर्नडाइक थे जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। तो सीखने के नियम हमारे थॉर्नडाइक ने किया था। उन्होंने कहा था अधिगम के 2 नियम होते हैं, एक मुख्य नियम और एक गौण नियम। मुख्य नियम 3 बताए थे, गौण नियम 5 ने बताए थे। तो यहाँ पे सीखने के नियम जो दिए हैं वो थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट आपका 7 क्वेश्चन था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, यानी कि आपका उद्दीपक यानी स्टिमुलस, अनुक्रिया यानी रिस्पांस किसने दिया, एसआर बॉन्ड किसने बताया था। तो आपका थॉर्नडाइक ने बताया था, यानी उद्दीपक आपका क्या था, मृत मछली थी, और आपका अनुक्रिया कौन था, वो बिल्ली थी। तो यहाँ पे आपका एसआर थ्योरी पूछा जाए तो आपका थॉर्नडाइक के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 था आपका एसआर सिद्धांत किसने दिया है। तो एसआर सिद्धांत अभी हमने बताया कि थॉर्नडाइक ने दिया है, यानी उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका 9 है अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया, यानी आपका संबंधवाद या संयोजनवाद या आपका एसआर बॉन्ड, ये बंध जो आपका एक दूसरे से जोड़ते हैं, यानी उद्दीपक अनुक्रिया को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो यह सिद्धांत अधिगम में किसने दिया है। तो हमें पता है कि मृत मछली और अपना जो अनुक्रिया था बिल्ली का, उसका जो बॉन्ड दिया था, बंध सिद्धांत दिया था, वो थॉर्नडाइक ने दिया था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आज के टॉपिक का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौण नियम दिए हैं। तो अभी बताया कि मुख्य नियम 3 होते हैं और यहाँ पे पूछा गया है गौण नियम। तो गौण नियम आपके 5 होते हैं, पांचों के नाम याद रख लीजिएगा। तो ये था हमारा मनोविज्ञान का पहला टॉपिक थॉर्नडाइक के सिद्धांत। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
यहाँ पे बहुत से बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि ये टॉपिक मैंने लिख लिया है, मेरे पास सेम ऐसे ही टॉपिक है, इसको बार-बार पढ़ने से क्या फ़ायदा है? तो अभी बता दें, अभी आपने पढ़ा है कि अभ्यास करते रहना है तत्परता के साथ जब तक कि आपका प्रभाव पॉज़िटिव ना हो जाए। तो जब तक आप लक्ष्य तक ना पहुँच जाएँ, तो तब तक आपका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपने नोट भी कर लिया है, पढ़ भी लिया है, आपको याद भी है, फिर भी आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलिए, क्योंकि जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा, आपको उतना समय नहीं मिलेगा कि आप उसको डीप में पढ़ पाएँ। अगर आपके पास अभी समय है तो उसका यूज़ करिए, उसके अपने साथ तत्परता के साथ इस्तेमाल करिए। तो ऐसे ही हम धीरे-धीरे सारे अधिगम के सिद्धांत कवर कर लेंगे। अगर आपको ये सिद्धांत समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।